द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम है शेयर बाज़ार में वो ये पहचानना है और ये डिसाइड करना है, ये निर्णय लेना है कि किस शेयर की कीमत जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट लायक हैं, यानी इस कीमत पर अगर खरीदा जाए तो उसके बाद भी इस शेयर में बढ़त आ जाएगी। वो चाहे 6 महीने बाद आवे, 4 महीने बाद आवे, 8 महीने बाद आवे, इसमें पोटेंशियल बाकी है। सम स्टीम इज स्टिल देयर इन द शेयर। ये बात पहचानना सबसे मुश्किल काम है। जिसने इस बात को देखिए, रिस्क तो हमेशा करे। आपने कितना भी पहचान लिया, बड़े से बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कितना भी पहचान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो भी मात खाते हैं। टाइम बिंग झटका दे आ जाता है। निर्णय अगर आपने सोच समझ के निर्णय लिया तो सही निकलेगा। मैं जो भी डिसीजंस लेता हूँ मेरे खुद के खरीदने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट जाते हैं, लेकिन कई बार टाइम गैप आ जाता है। जिस चीज़ को मैं 1 साल एक्सपेक्ट करता हूँ उसमें 1.5, 2 साल, 2.5 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका निर्णय सही है तो आप चोट नहीं खा सकते, आप नुकसान नहीं होगा आपका। अगर होगा तो कम होगा। और ठीक है, 10 केसों में से 1-2 केस में अगर आप पैसा हो भी जाता है तो कोई खास बात नहीं। शेयर बाजार इसका नाम, कहीं आपकी उम्मीदों से ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जिसने ये साइंस को सीख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट ऑफ द शेयर, वो आदमी बाजार के अंदर पारंगत है, वो सफल हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार इन्वेस्टर से देखिए, मैं इनके लिए नहीं कहता हूँ, इनकी बात अलग है, इस बारे में चर्चा करना ही व्यर्थ है। ये एक कंट्रोवर्सी का विषय हो सकता है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है, जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, कि मैं जो एक तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या हुआ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पैसा नहीं आएगा। आप ये 1000, 2000, 5000 रुपये रोज़ कमा लिए, महीने में 50,000 कमा लिए, हिसाब में तो 2 लाख कमा लिए। दीज आर ऑल इमेटीरियल। जैसे ये 2 कच्चा पक्का जो पैसा आता है ना, ये जिस रास्ते से आता है उसी तरह निकल भी जाता है, मतलब ये रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने साउंड शेयरों को पहचान कर और अगर उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपका बेड़ा पार। और ठीक है, आप इतने परफेक्ट नहीं भी हो पाते हैं और आप किसी की राय से कोई काम करते हैं तो भाई इस लायक तो बढ़ो। कम से राय जिसकी ले रहे हो, वो राय देने वाला कहीं मूर्ख नहीं बढ़ाते आपको। उससे भी सवाल तो पूछो यार, इस लायक है कि नहीं, उससे भी सवाल पूछिए आप। मतलब तो आपको मालूम ही नहीं होगा कुछ भी, तो आप सवाल कैसे पूछोगे। इसलिए मेरी राय ये है कि दोस्तों, जो मैं बात कहूँगा समझ लो। अब ऐसा है, अब आप मुझसे ये कहेंगे भाई आप बताओ, आप हमें कैसे हो। मैं बता रहा हूँ। देखिए, शेयर में सबसे टॉप चीज़ है, सबसे पहला बिंदु है मैनेजमेंट। अब ये बात भी सही है कि कुछ नई कंपनियां बाजार में आती हैं जिनके मैनेजमेंट अनआइडेंटिफाइड है। तो उसका तरीका एक ही है कि कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, नया जो आईपीओ आया है उसमें कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क है, उन सब चीज़ों से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि एकाएक को छोड़ के बाजार से गायब नहीं होगा। मतलब मैं आपसे बताऊँ, अगर उसका ये 5-7 बिंदु सही है ना, भाई सेल आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी सही है, और थोड़ा साइजेबल कंपनी हो, ये नहीं 50-100 करोड़ के सेल की कंपनी हो और उसमें पैसा, ऐसा मत, उसमें रिस्पेक्ट रहती, गायब हो जाएगा वो। मतलब तो ये सब चीज़ें तो देखिए, सबसे पहले तो मैनेजमेंट को देखिए, फिर प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है बाजार में, कितना पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट में, डिमांड पोटेंशियल कितना है, डिमांड ग्रोथ कितना है, एस्टिमेट क्या है वर्ल्ड एक्सपर्ट्स के, कितनी डिमांड रहेगी इसमें, एनुअल ग्रोथ। फिर ग्रोथ भी उसी हिसाब से आएगी। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट में डिमांड है तो ग्रोथ आ जाएगी। अगर प्रोडक्ट में डिमांड ही नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो मैनेजमेंट, ग्रोथ और प्रोडक्ट, ये 3 पॉइंट आ गए। टेक्नोलॉजी मैंने बताई दिया, प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर उसने बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट लाया है तो उसमें ग्रोथ की चांसेस बहुत कम है। जितनी ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी होगी उसमें टेक्नोलॉजी में,
जितनी ज़्यादा क्लोज गार्डेड टेक्नोलॉजी होगी उसमें उतनी ही शेयर में ग्रोथ आएगी, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आया था और एक आइनॉक्स का आईपीओ आया था, ये वन पेड अप शेयर थे दोनों। इन दोनों में ज़बरदस्त भाव बढ़े इनके। वो ठीक है, करेक्शन आ रहा है, अभी करेक्शन है। 2000 रुपये तक गया वन पेड अप शेयर आज़ाद इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर का पार्टिसिपेशन था। और आइनॉक्स इंडिया, वो शेयर भी 1400 रुपये तक गया, अभी 1200 1250 होगा शायद। दोनों की टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त थी, दोनों का मैनेजमेंट ताकतवर था, और ताकतवर मैनेजमेंट होने के कारण ही वो शेयर चलता रहा। और सचिन तेंदुलकर ने भी पैसे लगाए तो ऐसे थोड़ी लगाए, सब देख भाल के लगाया हुआ। आपको ध्यान हो, केमिकल सेक्टर में एक विनती ऑर्गेनिक कंपनी है, वो कंपनी आइबुप्रोफेन का रॉ मटेरियल बनाती है। और भी कुछ अब तो डाल लिए हैं उन्होंने, कई प्रोजेक्ट डाल लिए हैं। वो कंपनी इस मंदी के अंदर भी झुकी नहीं है, आप देखो स्टैंड कर रही है अभी भी। दीपक नाइट्रेट का शेयर अभी भी स्टैंड कर रहा है। गुजरात फ्लोरो, बालाजी एमिन्स, SRF, नवीन फ्लोरो, ये जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, दे आर स्टैंडिंग टिल डेट। इवन मंदी में भी ये खड़े हुए हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मार्केट चला है पिछले 4 साल से, हमेशा ऐसा तो चलेगा नहीं, है नहीं। बाजारों में मंदी आएगी, इसका स्वभाव है। आज आप लोगों ने जो कोरोना काल के बाद जुड़े हैं, खाली उन्होंने हरियाली देखी है, खुशका नहीं देखा। सूखा इतना ज़बरदस्त आता है, ये तो लिक्विडिटी के कारण है ये तेज़ी। ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ नहीं है अभी, लेकिन मीडियम, मतलब एक मॉडरेट ग्रोथ प्लस द अवेलेबल लिक्विडिटी इन द मार्केट, उन दोनों फैक्टर्स के कारण ये तेज़ी है। मतलब तो ईश्वर करे चले, साल 1.5 साल 2 साल और चल जाएगी, कभी ना कभी झटका खाएगी भाई, कई फैक्टर्स काम करते हैं। अच्छा, अब ये बेसिक पॉइंट्स की बात होगी। अब आपको फाइनेंशियल और देखना है, और उसकी जो ट्रेंड है, एक तो सेक्टर ग्रोथ को भी देखें। मतलब खाली ये नहीं उसी कंपनी में ग्रोथ आ रही और सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही, उसके कारणों का पता लगाए। आप पढ़ेंगे लिखेंगे पता पड़ जाएगा। एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, दूसरी कंपनियों की पढ़ो, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ पढ़ो, आपकी समझ में आ जाएगा क्या ये कंपनी कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रही। क्योंकि ग्रोथ आएगी तो मांग तो सभी का है, माल तो सबका बिकना चाहिए, सेल तो सबकी बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट डेबिट कर सकता है। फिर प्राइस अर्निंग रेशो को देखिए, सेक्टर प्राइस अर्निंग, सेक्टर का पी रेशो देखिए आप। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे सेक्टर का पी रेशो तो 15 हो, एवरेज पी रेशो, और उस कंपनी का 70 हो पी रेशो। भाई ऐसा क्यों, मतलब इतना फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। और फ़र्क है तो उसके पीछे कारण तलाश करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हाई है या कोई थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्या कारण है आखिरकार, ये सब सोचने पड़ेंगे। अर्निंग पर शेयर से पी रेशो बनता है, तो ये दोनों तो कवर हो गए। मतलब ग्रोथ की बात पहले हो ही चुकी है। ROE एंड ROC ये भी देखने पड़ेंगे, ये भी अच्छे होने चाहिए। मतलब 12% से नीचे अगर ROE है तो उस शेयर में हाथ डालने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि 12% से कम है। मान लो कोई कंपनी ग्रो कर रही है, शुरू ही हुई है अभी, वो कंपनी आई है, मतलब बन जाएगा ROE, ठीक हो जाएगा। शुरू में थोड़ा कर्जा वर्जा ज़्यादा रहता है, इसलिए रह जाता है वो। रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व कितना है, ये भी कोई जरूरी नहीं। जनरल रिजर्व शुरू में कोई कंपनी आज नई बनी है और धमाधम प्रॉफिट दे रही है, तो उसका जनरल रिजर्व बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। 1-2 साल के प्रॉफिट से कितना जनरल रिजर्व बन जाएगा। दूसरी बात है, कंपनी की इन्वेस्टर फ्रेंडली टेंडेंसी क्या है, इन्वेस्टर फ्रेंडली टेंडेंसी क्या है, नेचर क्या है। अब इसका भी पता लगता नहीं है। मान लीजिए कोई नई कंपनी आई है, अब ये कैसे पता पड़े। लेकिन फिर भी अगर वो एवरेज पी रेशो पे मेंटेन्ड है वो शेयर, और उससे नीचे नहीं जा रहा, तो ये बात प्राइमा फैसी तो ठीक है कि कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। शेयर बाजार में कंपनी अपनी शेयर की प्राइसेस को मेंटेन करना चाहती है, ये बात साबित हो जाती है।
कई कंपनी हैं शेयर को इशू को बाज़ार में ला के लिस्ट करा करके चली जाती हैं, सो जाती हैं, शेयर चाहे डूबे तिरे बाज़ार के हवाले कर दिया, बाज़ार जाने बाज़ार का काम जाने, शेयर होल्डर मरे जिए जो भी हो देखा जाए। कई मैनेजमेंट इतने खुराफाती हैं और इतना बैड इंटेंशन है उनका कि वो माल को बेच भी देते हैं बाज़ार में आईपीओ के जरिए और फिर वापस भी खींच लेते हैं किसी ना किसी दूसरे खातों के नाम से। इतने तो उठने ही नहीं देते वो शेयर। जैसे एक इंडिजन का शेयर है, फर्स्ट क्लास है, आईटी का शेयर है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत बढ़िया काम है, अर्निंग अच्छी है, पी रेशो कम है, शेयर को नहीं उठाते हैं। बताइए। एक जिंदल पाइप्स का इशू था, जो शेयर है जिंदल सा का इशू, जिंदल पाइप्स का इशू था, कंपनी है, उसकी जो अर्निंग है ना वो एपीएल अपोलो के बराबर है, लेकिन वो शेयर नहीं उठता है। एपीएल अपोलो से आधा ही रेट है उसका। प्रोडक्ट सेम है, सेक्टर सेम है, खाली मैनेजमेंट डिफरेंट है, अर्निंग सेम है, उसके बावजूद भी आधे दाम है जिंदल सा के, जिंदल पाइप के। जिंदल सा है उसका नाम, सॉरी जिंदल सा। तो इस तरह के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों क्या है कि बहुत गहराई से देखने की बात है। बहुत लोग कहते हैं क्या है इससे, ईपीएस से शेयर थोड़ी चलता है, पी रेशियो से शेयर थोड़ी चलता है। चलता है इन्हीं से। जो मोटा पैसा बनेगा ना वो तो इन्हीं से बनेगा। कंपनी में बोनस पोटेंशियल इसी से आएगा, राइट कंपनी इसी से देगी, राइट इशू, डिविडेंड इसी से देगी, बाई बैक इसी से आएंगे, इन चीज़ों से आएंगे, फंडामेंटल से आएंगे। आप देख लीजिए कि सटोरिया जो है इस शेयर बाजार में आज तक नहीं जीता। वो एक बात अलग है कि जो मैनेजमेंट से लिंक्ड सटोरी ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी फाइनेंशियल ताकत है, वो लोग तो देखिए कम आ जाते हैं उनका, लेकिन उनके खर्चे वर्चे भी हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, सारी बातें हैं, उनसे कंपेयर करना व्यर्थ है। शेयर को चलाते तो ऑपरेटर ही है, मतलब है नहीं, वरना और कौन चलाएगा बताइए आप। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और ये सब चीज़ें क्या हैं कि जैसे ईपीएस कैसे निकाला जाए, प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकाला जाए, आरओई कैसे निकाला जाए, आरओसी कैसे निकाला जाए, कैश फ्लो कैसे निकाला जाए, है नहीं, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ और बताता रहूँगा, समय पर दोबारा रिपीट करता रहूँगा, रिवाइज करता रहूँगा मैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम ही आपको टीच करना है और इस बात से बचाना है कि आपका नुकसान नहीं हो। ये मेरा उद्देश्य यही है बस, और क्या है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।